नमस्कार साथियों, वशिष्ठ गुरुकुल क्लासेस बसेड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि वशिष्ठ गुरुकुल क्लासेस यानी भरोसा और विश्वास और क्वालिटी यानी तीनों पायदानों पर खरा उतरने वाला धौलपुर का एकमात्र संस्थान है। साथियों, वशिष्ठ गुरुकुल क्लासेस ने मुझ पर जो भरोसा जताया, मैं आपको प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आपके लिए एक बेहतर कंटेंट डिलीवर करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथियों, कम समय में बीएसटीसी को टारगेट करते हुए एक बेहतर कंटेंट मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आप अपना सपोर्ट और सहयोग बनाए रखना। आज अपन चलते हैं राजस्थान के नामांकन के नंबर 1 टॉपिक की तरफ। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले, राजस्थान का नामांकन। राजस्थान का नामांकन। देखो, राजस्थान के नामांकन को जानने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि राजस्थान के नामांकन निम्न नामों से राजस्थान को पुकारा गया है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। मैं एक गोले के माध्यम से इस नामांकन को आपको कंप्लीट कराऊंगा। सबसे पहले मैं एक ग्रंथ का नाम लिख देता हूं। इस ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद, और यह पॉइंट नंबर डाल देता हूं मैं 1। उसके बाद दूसरा मैं ग्रंथ लिख देता हूं। इस ग्रंथ का नाम है साथियों रामायण, नंबर 2। इसके बाद नंबर 3 पे मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका नाम है आपका घोसुंडी शिलालेख। कौन सा शिलालेख? घोसुंडी घोसुंडी का शिलालेख। इसके बाद नंबर 4 पे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इसका नाम है आपका बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ का शिलालेख। देखो, राजस्थान के नामांकन के विषय में जानने के लिए सबसे पहले अपन को जानना पड़ेगा ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद, वैसे मैं कहूं कि संपूर्ण विश्व का सबसे प्राचीनतम वेद भी कौन सा है? ऋग्वेद है साथियों। और ऋग्वेद में राजस्थान के लिए ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में राजस्थान के लिए किसका प्रयोग किया गया है? ब्रह्मवर्त शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद रामायण में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? रामायण में राजस्थान के लिए मरुकांतार शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। घोसुंडी के शिलालेख में राजस्थान के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो घोसुंडी शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि ये घोसुंडी शिलालेख कब का है, तो ये प्यारे मित्रों, ये घोसुंडी का जो शिलालेख है ना, ये घोसुंडी का शिलालेख है सन 532 ईस्वी का शिलालेख है। और ये मिला कहाँ से है? ये मिला है साथियों चित्तौड़ से। कहाँ से मिला है? चित्तौड़ से। यानी नंबर 3 पे आपका कौन सा है? घोसुंडी शिलालेख। घोसुंडी शिलालेख में राजस्थानीय शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके बाद बसंतगढ़ का शिलालेख है। इस बसंतगढ़ के शिलालेख में राजस्थान के लिए राजस्थानादित्य शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों। आपसे मैं पूछूंगा कि बसंतगढ़ का शिलालेख कहाँ आता है? तो ये बसंतगढ़ का शिलालेख, यानी ये अपना जो बसंतगढ़ का शिलालेख है ना, ये आता है आपका सिरोही में। किस जिले में आता है? सिरोही में। सिरोही में एक माता का मंदिर है। इस माता का नाम क्या है? खीमल माता। खीमल माता के मंदिर की दीवार से कौन सा शिलालेख मिलता है आपको? बसंतगढ़ का शिलालेख। इस बसंतगढ़ के शिलालेख की सन कितनी है? मैं कहूँगा 625 ईस्वी का ये शिलालेख है। अगर मैं विक्रम संवत की मैं बात करूं साथियों, विक्रम संवत की मैं बात करूं तो आपका 682 विक्रम संवत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपका नामांकन के सीरीज में ऋग्वेद हो गया, उसके बाद रामायण हो गई, उसके बाद घोसुंडी का शिलालेख हो गया, उसके बाद आपका बसंतगढ़ का शिलालेख हो गया। चलते साथियों आगे की तरफ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, कहां पर राजस्थान के लिए मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है? मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया गया है। मैं आपसे अगला कहना चाहूंगा, कहां पर राजस्थान के लिए मारवाड़ शब्द का प्रयोग किया गया है? मैं अगला आपसे कहना चाहूंगा, कहां पर राजस्थान के लिए यानी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है? फिर दोबारा से मैं कहना चाहूंगा,
कहाँ पर राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शब्द का प्रयोग किसने किया है। तो एक स्थान है आपका जालौर। स्थान कौन सा है? आप कहेंगे स्थान है सर जालौर, और ये जालौर में एक दुर्ग है, जालौर का दुर्ग, और ऐसा कहते हैं कि ये जालौर का दुर्ग भेंट कर दिया था उद्योतन सूरी के लिए, और उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ, इस शब्द का प्रयोग उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ किसमें? कुबलय माला में। ग्रंथ का नाम क्या है? कुबलय माला में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मरु प्रदेश शब्द का प्रयोग किया है। किसने किया है? उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबलय माला में। इसके बाद आगे चलते हैं, मारवाड़ शब्द का प्रयोग किसने किया है? मेरे प्यारे साथियों, ये अकबर के दरबारी कवि थे, यानी मैं इतना कह सकता हूं कि अकबर के दरबारी कवि थे, और इन दरबारी कवि का नाम क्या है? मैं कहूँगा अबुल फजल। क्या नाम है? अबुल फजल। और अबुल फजल ने अपने ग्रंथ आईने अकबरी में किसमें? आईने अकबरी में किस शब्द का प्रयोग किया है साथियों? मारवाड़ शब्द का प्रयोग किया है। यहां किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मध्य प्रदेश का। इसके बाद मैं चलता हूं, अगला राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि राजस्थान शब्द का प्रयोग 2 बार किया है। एक सबसे पहले यहां पर भी आपका जोधपुर आएगा, जोधपुर, और यहां पर भी आपका क्या आएगा? जोधपुर। केवल आपको याद क्या रखना है, यहां पर जोधपुर के जो शासक थे, यानी जोधपुर के राजा थे, उसका नाम यहाँ क्या था? जसवंत सिंह। और यहां पर जोधपुर के राजा का नाम क्या था? जोधपुर के राजा का नाम यहाँ क्या था? अभय सिंह। क्या था? अभय सिंह। मेरे प्यारे साथियों, इनके दरबारी कवि थे, इनके दरबारी कवि का क्या नाम था? यहाँ पर मेहनौत नैणसी। और मेहनौत नैणसी ने अपने ग्रंथ नैणसीरी ख्यात में किस शब्द का प्रयोग किया है साथियों? नैणसीरी ख्यात में किस शब्द का प्रयोग किया है? नैणसीरी ख्यात में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। ऐसे ही राजा अभय सिंह का दरबारी कवि था वीर भाण रत्नु, और वीर भाण रत्नु ने अपने ग्रंथ किसमें? राज रूपक में किस शब्द का प्रयोग किया है? राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन एक बात याद रखना साथियों, इन दोनों के राजस्थान शब्द को कहीं पर मान्यता नहीं है, यानी इन्होंने जो राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है, इसे विधिवत रूप से कहीं पर, लिखित रूप से कहीं पर मान्यता नहीं दी गई है। तो साथियों, चलते हैं आगे की तरफ। राजस्थान का अगला नामांकन क्या आता है, मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। इसके बाद सन ईस्वी की बात मैं करूं, 1800 ईस्वी की बात है, और 1800 ईस्वी में एक बड़े विद्वान आए, इनका नाम क्या है? आप नाम लेंगे जॉर्ज थॉमस। मेरे प्यारे साथियों, 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस आए, और ये जॉर्ज थॉमस है ना, ये कहाँ के राजा थे? मैं कहना चाहूँगा कि जॉर्ज थॉमस हाँसी के राजा थे। कहाँ के राजा थे? हाँसी के राजा थे। और हाँसी कहाँ आता है साहब? ये हाँसी आता है HR यानी हरियाणा में। मैं अगली बात करूँगा, इनको और किस नाम से जाना जाता है? तो इन्हें कहते हैं जहाज फिरंगी। हाँसी का राजा या फिर जहाज फिरंगी के नाम से इन्हें जाना जाता है। इन्होंने 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस के द्वारा किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। मेरे प्यारे साथियों, लेकिन ये मौखिक रूप से प्रयोग हुआ है। ये प्रयोग कैसे हुआ है? मौखिक रूप से प्रयोग किया गया है। लिखित रूप से अभी राजपूताना शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। इसके बाद इनके एक मित्र थे
और इनके एक अजीज मित्र थे और इनके मित्र का नाम क्या है? विलियम फ्रैंकलिन। इनके मित्र का नाम क्या हो जाएगा? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। इस विलियम फ्रैंकलिन ने कब? 1805 में। विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में अपनी पुस्तक, 1805 में पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स। मिलिट्री मेमोयर्स, मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में, ऑफ जॉर्ज थॉमस में। इस शब्द को यानी राजपूताना शब्द को लिखित रूप से प्रयोग किया। शायद आपको ये जानकारी एकदम समझ में आई होगी कि सबसे पहले आए आपके जॉर्ज थॉमस, और जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इसके बाद उनके मित्र आए विलियम फ्रैंकलिन, और विलियम फ्रैंकलिन ने राजस्थान के लिए विधिवत रूप से यानी लिखित रूप से राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने के आपके 1800 शताब्दी की बात करें तो 19वीं सदी। कौन सी सदी में? 19वीं सदी में। इनके मित्र कौन हो जाएंगे? विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने कब? 1805 में। पुस्तक कौन सी? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ जॉर्ज थॉमस में। किस नाम का लिखित रूप से प्रयोग किया है? राजपूताना। ऐसा प्रश्न साथियों आया है कि अंग्रेजी सत्ता के समय राजस्थान को किस नाम से पुकारा जाता था? तो अंग्रेजी सत्ता के समय राजस्थान को राजपूताना के नाम से पुकारा जाता था। आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इनके बाद राजस्थान में कर्नल जेम्स टॉड का वर्चस्व आया। किसका? कर्नल जेम्स टॉड का वर्चस्व आया। और ऐसे कहते हैं कि जेम्स टॉड को किस नाम से जाना जाता था? जेम्स टॉड को कहते थे साथियों घोड़े वाले बाबा। घोड़े वाले बाबा, या फिर इन्हीं को कहते थे राजस्थान के इतिहास का जनक। राजस्थान के इतिहास का जनक। ऐसा माना जाता है कि कर्नल जेम्स टॉड को मेवाड़ के एक शासक थे, और मेवाड़ के शासक का नाम है भीम सिंह। मेवाड़ के शासक का नाम क्या है साथियों? भीम सिंह। इस भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टॉड को एक घोड़ा भेंट किया, यानी घोड़े का नाम क्या है? घोड़ा भेंट किया। और इस घोड़े का नाम क्या है? घोड़ा अमर वेलड़ा भेंट किया। और ऐसा कहते हैं कि इसने अमर वेलड़ा नामक घोड़े से संपूर्ण राजस्थान का भ्रमण किया, इसीलिए इसे घोड़े वाले बाबा के रूप में जाना जाता है। और कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक कब आई? 1829 में इनकी पुस्तक का प्रकाशन हुआ। प्रकाशन कहाँ से होता है? प्रकाशन कहाँ से होता है? आप कहना लंदन से। इसकी भाषा क्या है? आप भाषा बताना, इसकी भाषा क्या है? अंग्रेजी है। आप बताइए कि इस भाषा अंग्रेजी थी तो फिर इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया? इसका हिंदी में अनुवाद इनके बहुत ही बड़े फैन थे, उनका नाम है J.H. ओझा, यानी गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। क्या नाम है? गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा। इसे कह सकते हैं अपन J.H. ओझा। गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने इनकी पुस्तक का हिंदी में अनुवाद किया। आप ये बताओ इनकी पुस्तक आई कब है? 1829 में। प्रकाशन कहाँ से हुआ है? लंदन से। इसकी भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। हिंदी में अनुवाद किया है गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने। लेकिन पुस्तक का नाम क्या है? मैं आपको पुस्तक का नाम बता देना चाहता हूं। पुस्तक का नाम है इनकी का एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान में यानी विधिवत रूप से सर्वप्रथम
लिखित रूप से राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। इस पुस्तक में सर्वप्रथम कैसे लिखित रूप से किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 रायथान और नंबर 3 रजवाड़ा। अब आप एक बात बताओ, क्या आपको कर्नल जेम्स टॉड समझ में आए? यानी कर्नल जेम्स टॉड घोड़े वाले बाबा। घोड़ा भेंट किसने किया? मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने। इनके घोड़े का नाम क्या था? अमर वेलड़ा। इस अमर वेलड़ा नामक घोड़े पर इन्होंने बैठकर भ्रमण किया, और भ्रमण किया इसीलिए इन्हें किस नाम से जाना गया? घोड़े वाले बाबा के नाम से। इन्हें राजस्थान के इतिहास का क्या कहते हैं? जनक। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? एनांस एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक का प्रकाशन कहाँ से हुआ? लंदन से। कब हुआ? 1829 में। भाषा क्या थी? अंग्रेजी। हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा ने, यानी JH ओझा ने। ऐसा कहते हैं। नोट डाल के इस बात को लिख लेना, नोट डाल के इस बात को लिख लेना कि ये पुस्तक, यानी ये पुस्तक इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। किसको समर्पित है? यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। ये पुस्तक किसको समर्पित है? इनके गुरु। ये कौन थे? इनके गुरु थे साहब, और इनके गुरु का नाम क्या है? यति ज्ञानचंद्र। और यति ज्ञानचंद्र रहने वाले अगर पूछे कहाँ के थे तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा के रहने वाले थे। इन्होंने अपने गुरु यति ज्ञानचंद्र से प्रभावित होकर ये पुस्तक इन्हीं को समर्पित कर दी। यानी एनांस एंड एंटिक्विटीज पुस्तक किसको समर्पित है? इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित है। इन्होंने इस पुस्तक में कितने शब्दों का प्रयोग किया है? 3 नाम। नंबर 1 राजस्थान, नंबर 2 रायथान, नंबर 3 रजवाड़ा। साथियों, ये अगर समझ में आया तो अपन और आगे चलते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि यहाँ के बाद ऐसा होता है कि राजस्थान के एकीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, और राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण आता है। प्रथम चरण में तो मत्स्य संघ का प्रयोग किया जाता है, किसी भी राजस्थान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन द्वितीय चरण में कौन सा चरण आया? दूसरा चरण। यानी मैं कहूँगा कि राजस्थान के एकीकरण में, राजस्थान के एकीकरण के कौन से चरण में? दूसरे चरण में किस शब्द का प्रयोग किया गया? राजस्थान संघ का प्रयोग किया गया। राजस्थान संघ का प्रयोग किया गया। मेरे प्यारे मित्रों, राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के कौन से चरण में किया गया? ऐसा प्रश्न बनेगा, तब आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए द्वितीय चरण में। और ये दूसरा चरण प्रारंभ कब हुआ था? दूसरा चरण आप कहेंगे 25 मार्च 1948 को। क्या ये बात आपकी समझ में आई? तो इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसके बाद अगला चरण आता है, उस चरण का नाम है राजस्थान का, यानी चतुर्थ चरण। चतुर्थ चरण में 4 बड़ी बड़ी रियासत आई, उनका नाम है जे। बी से आपका क्या बन जाएगा साथियों? बी का नीर। जे से आपका क्या बन जाएगा? जयपुर। फिर जे से आपका क्या बन जाएगा? जोधपुर। और फिर जे से आपका क्या बन जाएगा? जैसलमेर। आप बात को समझना, एकीकरण का चौथा चरण चल रहा है। तीनों चरण में ऐसा माना जाता है कि चौथा चरण आने के बाद संपूर्ण राजस्थान का एकीकरण मान लिया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके बाद एक तो राजस्थान का माउंट आबू यानी देलवाड़ा वाला क्षेत्र बच रहा था, और एक आपका मेरवाड़ा यानी अजमेर का क्षेत्र बच रहा था, कोई जिला नहीं बच रहा था। सारे जिलों का एकीकरण यहां मान लिया गया कि हो गया। और ऐसा कहते हैं कि इस चतुर्थ चरण में BJJ रियासत आई, और ये इसका काल कब रहा? 30 मार्च को। ये कार्य कब? 30 मार्च 1949 को पूर्ण हुआ। मेरे साथियों, राजस्थान का इस दिन लगभग संपूर्ण विलय मान लिया गया, इसीलिए 30 मार्च को
राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी 30 मार्च को किस दिवस के रूप में मनाया गया? राजस्थान दिवस। यानी इस दिन संपूर्ण राजस्थान का क्या मान लिया गया? एकीकरण मान लिया गया। लेकिन मैं आपको यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा कि देखो, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ कि 30 मार्च आई और 30 मार्च को राजस्थान का क्या मान लिया गया? राजस्थान दिवस मान लिया गया। इसे राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन प्रेजेंट में हाल ही में आपको पता है कि अपने सीएम साहब हैं, उनका नाम है भजन लाल जी ने हाल ही में घोषणा की कि हम अंग्रेजी कैलेंडर के आधार पर राजस्थान का कोई भी दिवस नहीं मनाएंगे, हम राजस्थान का दिवस हिंदी कैलेंडर के आधार पर बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब 30 मार्च ये 1949 की बात थी, इस समय चल रही थी चैत्र एकम प्रतिपदा, तो उन्होंने ये घोषणा की कि अब हम राजस्थान का दिवस चैत्र एकम प्रतिपदा को मनाएंगे। लेकिन एक बात और आप ये ध्यान रखना कि चैत्र एकम प्रतिपदा, कृष्ण नहीं है, शुक्ल ही है, चैत्र एकम प्रतिपदा को ही हिंदू नववर्ष के रूप में भी बनाया जाता है। ये क्या है? ये हिंदू नववर्ष भी है, हिंदू नववर्ष भी है। ये क्या? हिंदू नववर्ष भी है। हिंदू नववर्ष भी यह है। लेकिन सीएम भजनलाल सरकार ने क्या किया 2026 में कब? 19 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया, दिवस के रूप में मनाया। अब तो आपकी ये बात एकदम समझ में आ गई होगी कि राजस्थान दिवस तो 30 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन उस दिन चैत्र एकम प्रतिपदा थी और चैत्र एकम प्रतिपदा 2026 में 19 मार्च को पड़ी। इसलिए हिंदी कैलेंडर के हिसाब से राजस्थान दिवस मनाया गया है 19 मार्च को, ना कि 30 मार्च को। ये बात आपको आगे एग्जाम में पूछी जा सकती है कि राजस्थान हाल ही में 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है। आपको ऑप्शन में 30 मार्च भी मिलेगा और आप 30 मार्च लगाओगे, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है 19 मार्च। आगे चलते हैं साथियों, आगे चीजें क्या कहती हैं कि देखो इतना मामला बन गया। इसके बाद मैं आपसे कहता हूं कि 26 जनवरी 1950 में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। संविधान क्या होता है? लागू। और संविधान जैसे ही लागू होता है, संविधान लागू होते ही 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिल गई। संवैधानिक क्या मिल गई? मान्यता। यानी राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? 26 जनवरी 1950। चरण, ये छठवां चरण चल रहा है। इसके बाद एकीकरण का छठवां चरण है इस टाइम पे। और मैं कहना चाहूंगा कि इसके बाद 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का एकीकरण क्या हो जाता है? पूर्ण हो जाता है। जब राजस्थान का एकीकरण पूर्ण हो जाता है तो 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों, राजस्थान दिवस तो मनाया गया है 30 मार्च को और 2026 में मनाया गया है 19 मार्च को, लेकिन ये राजस्थान दिवस नहीं है, ये है आपका राजस्थान का स्थापना दिवस। क्या ये राजस्थान का स्थापना दिवस है? यानी 1 नवंबर से राजस्थान को पूर्ण रूप से राजस्थान मान लिया गया। तो मैं आशा करता हूं कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी कि 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाते हैं और 30 मार्च को क्या मनाते थे? पहले राजस्थान दिवस।
राजस्थान दिवस, लेकिन 2026 में राजस्थान दिवस कब मनाया गया है? 19 मार्च को। ये राजस्थान का जो नामांकन का टॉपिक है ये विधिवत रूप से यहाँ पर समाप्त होता है। सभी को राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।